साथियों, माइनिंग के जो एग्ज़ाम हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास ओवरमैन, ये एग्ज़ाम अब नए तरीके से होने लगे हैं। इनमें एमसीक्यू है, तो इनकी तैयारी दूसरे तरह से करते हैं। जो पहले के हिसाब से जैसे आप पढ़ते आए हैं कि चीज़ों को रट लो या उनको ज्यों का त्यों पढ़ो, वैसे में परीक्षा पास करना मुश्किल काम है। अब परीक्षा पास करना एमसीक्यू एक अलग टेक्निक है। मैं आपको टेक्निक बताना चाहूँगा। पढ़ने की अगर आपको टेक्निक आ गई तो फिर चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप रटें। जब आप कुछ चीज़ों को रटते हैं तो चीज़ें अगर वैसे की वैसी आई तो ठीक, अगर बीच में एक शब्द भी आप भूल गए या किसी ने एक शब्द गायब कर दिया या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो आप उसमें गड़बड़ करेंगे, भूल जाएंगे और आपको सही उत्तर नहीं आएगा। एमसीक्यू में इसलिए आपको कम पढ़ना है, और जो पढ़ना है पूरे ध्यान मनोयोग से समझ के पढ़ना है। एक बार समझ के पढ़ लेंगे तो फिर आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन को कितनी प्रकार से घुमाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। दूसरा, अच्छी तरह से समझने के बाद परीक्षा क्लियर करने के लिए आपको चाहिए प्रश्न बनाना आना चाहिए। आप खुद अपने से उस एक एक वाक्य को तोड़कर उस एक वाक्य में एमसीक्यू बनाने की कोशिश करिए। कितने प्रकार से एक वाक्य में एक लाइन में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद भी होता जाएगा और सभी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे और 100% गारंटी आपको परीक्षा में पास होने की मिलेगी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था, फिर से चालू करते हैं। एडल्ट, बताइए एडल्ट मीन ए पर्सन हू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जितने 18 साल की उम्र पूरी कर ली, जिसकी 18 साल उम्र चल रही है वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें आपको चीज़ें क्लियर रखना है। क्वेश्चन में घुमाएगा कि एडल्ट मीन्स ए पर्सन whose एज इज 19 ईयर, 20 ईयर, 18 ईयर, 17 ईयर। तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो एज इज 18 ईयर्स में नहीं जाना पड़ेगा, 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 18 ईयर कंप्लीटेड लिखा आएगा तो कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा, या डेट ऑफ बर्थ दे दी तो आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 18 पूरी हुई या नहीं हुई, या किस डेट पर 18 पूरी होगी, उस डेट के बाद वो एडल्ट माना जाएगा। ऐसा दे सकता है डेट ऑफ बर्थ। दूसरा अपन देखे थे एजेंट। एजेंट मीन्स ए पर्सन व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू ए माइन। माइन के संदर्भ में जब एजेंट माना जाएगा तो कौन सा आदमी होगा? मीन्स एवरी पर्सन, एनी पर्सन नहीं है। अब एनी और एवरी, देखो जब आप लाइन को तोड़ के पढ़ोगे, यहाँ देखो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं मीन्स ए पर्सन, ऊपर वाले पढ़े थे अपन एडल्ट में, और इसमें मीन्स एवरी पर्सन लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति नहीं। अब मान लो इतना तोड़ के दिया उसने, एजेंट मीन्स ए पर्सन, एक ब्लैंक कर दिया, ऊपर आपको ऑप्शन दिया ए, एनी, एवरी, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ा। बाकी डेफिनेशन में आप मैक्सिमम जगह देखोगे ए पर्सन या एनी पर्सन। इसी डेफिनेशन में आपको मिलेगा एवरी पर्सन, तो आपको वहाँ फिर एवरी पर्सन में जाना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, रटने के हिसाब से पढ़े, अपन एवरी पर्सन जैसे कल भूल गए थे, अपन भी ध्यान नहीं दिया था। एवरी पर्सन मतलब हर व्यक्ति एजेंट है, जो मैं बाद में आपको एग्जाम्पल में जरूर समझाया था कि हर व्यक्ति है ना, सिविल वाला, पर्सनल वाला, अकाउंट वाला, केएनएम वाला, एक्सप्रेशन वाला, ये बोला था, पर ये एवरी पर्सन यहाँ मेरे से भी ये ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे वाक्यों को तोड़ के छोटे छोटे पढ़ना है। एवरी पर्सन मतलब हर व्यक्ति एजेंट है माइंड के संदर्भ में। वो वेदर अपॉइंटेड सच आर नॉट। सच अपॉइंटेड मतलब वो अगर एजेंट के रूप में अपॉइंटेड है तो या नहीं है। हो सकता है उसका कुछ और डेजिग्नेशन हो सकता है वो किसी और रूप में अपॉइंटेड हो सकता है वो अपॉइंटेड ना हो।
तो भी अगर वो आदमी माइंड के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन में भाग लेता है या भाग लेता प्रतीत होता है, ऊपर लिया ना, एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट, या तो वो भाग लेता है मतलब काम करता है, या फिर वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने काम किया, इंस्ट्रक्शन दिया मालिक के बिहार में, वो एजेंट माना जाएगा। ये क्लियर हो गया कि टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, इसको इसी सीरियल में याद रखने का है, ये भी ध्यान रखना है। वो जंबल कर देगा, आगे पीछे करेगा या एक गोल कर देगा, तो फिर आपको वहाँ याद आना चाहिए कि यहाँ पे उनका शब्द आएगा, ठीक है, या दो गोल कर देगा तो आपको दो याद आना चाहिए कि ये दो यहाँ के शब्द मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, चार में से, चारों का चार में से कोई उसको काम करे। जरूरी नहीं चारों में भाग ले, यहाँ और क्लियर करना, क्योंकि जी पीछे जो संयोजक शब्द लिखे रहते हैं और या एंड, या कई बार एंड ऑब्लिक और, ये मिलेगा, उसमें आपको क्लियर रखना पड़ेगा। और का मतलब या, दोनों में से कोई एक, चारों में से एक, दो, तीन या चार, चारों भी हो सकता है, कोई भी ये काम करेगा तो माना जाए। अगर और की जगह एंड लिखा होता तो फिर कंपलसरी होता कि चारों के चार, तीन नहीं, दो नहीं, एक नहीं। यहाँ डिफरेंस समझ रहे हो? तो यहाँ आपको पढ़ने में ये मेन समझना है, और एक बार समझ गए तो रटने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? माइन आर एनी पार्ट देयर, ऐसा जरूरी नहीं पूरी खदान हो, खदान का कोई पार्ट भी हो सकता है। अपन बाद में तो पढ़ेंगे, देखना बहुत जगह, एक दो जगह खाकर एजेंट और ऑनर की स्पेसिफिक ड्यूटी है, जो ड्यूटी मैनेजर की नहीं है, वो उसी वर्क को दिया है इन लोगों की, उनकी ड्यूटी वो अपन देखेंगे बाद में, वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अलग से पूछ सकता है, जैसे एसएमपी है, किसका ड्यूटी है, दे देगा ऑनर, एजेंट, मैनेजर और आला। अब फिर आपको वहाँ स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, या ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, आला अब ऐसा भी देता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस हो गई, जो मैं कल भी बोला, मान के चलो कि निकलने से कोई हो गई, क्योंकि दिमाग में आपके क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्लियर है? ये पूरा क्लियर हुआ? हाँ। और एक बार में याद नहीं आएगा, दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो अपने को कुछ नया इसमें मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी याद, कल पढ़े और आज पढ़े थे वो एक नया चीज़ मिला, एवरी पर्सन वाला ध्यान आया हमको, आज बताया। चीफ इंस्पेक्टर मीन द पर्सन, मीन द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन अपॉइंटेड अंडर एक्ट, पढ़े बाद में, जो एक्ट के अंडर होगा वही चीफ इंस्पेक्टर होगा, जो इसमें अपॉइंट किया जाएगा। फिर पढ़े थे कमेटी, कमेटी मीन ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 नहीं 12 याद कर लो, ये तो 2-3 याद करना, ज़्यादा याद करना। 13 में कुछ और है, 13 में फंक्शन है ना, तो 12 है, फंक्शन पूछेगा जनरली नहीं, पर सेक्शन जरूर पूछेगा 12 का। वैसे भी अपन बार बार पढ़ेंगे ना, तो देखना एक महीने बीतते तक ऐसे पूरे सेक्शन याद हो जाएंगे अपने आप, वो रटने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटोगे ना तो एक सबसे बड़ा उसमें क्या खतरा रहता है, भूलने का। रटने में अगर एक लाइन छूटी और कंफ्यूज हुआ तो फिर पूरा गया। अगर 12, 11, 12, 13, 14 दे दिया और कंफ्यूजन हुआ तो फिर लगेगा 13 भी सही, 14 भी सही, 12 भी सही। और याद हुआ तो वो तो जैसे ही लाइन पढ़ोगे तुरंत आएगा सेक्शन पर, वो अपने से आ जाता आगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, नया नया दिखे तो दिक्कत जाती ना, पहले क्लच छोड़ो धीरे धीरे, गियर में डालो पहले, फिर क्लच छोड़ो, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाओ, और नहीं तो बढ़ते बंद हो जाएगी, नहीं खड़ी हो जाएगी। वो जब प्रैक्टिस हो गई तब दिमाग को लगाना पड़ता है क्या कि नहीं धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे बढ़ाना, अब तो ध्यान ही नहीं आता, वो अपने आप होता है।
होता कि नहीं अपने आप। तो वैसे ही जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो तुम देखोगे क्वेश्चन के आंसर तुमको अपने आप बन रहा है, दिमाग में जोर नहीं लगा। डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर। और आगे हाँ, बिगिनिंग एट मिडनाइट या स्टार्टेड एट मिडनाइट। मिडनाइट से चालू होता है। रेलवे की घड़ी इसलिए 24 बजाती है, 24 बज के जैसे होता है सारा घड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक है वो दिखाने लगती है 00। खासकर रेलवे स्टेशन देखना, अब बहुत लोग का टिकट छूट जाता है इस चक्कर में। उनको लगता है कि अगले दिन आएगी और फिर इसी दिन आती है। इसी दिन और आपका 12:01 पे गाड़ी है तो 12:01 की गाड़ी अगले दिन होती है, डेट बदल जाती है। और ना आम आदमी आज ही की डेट समझ के उसी एक दिन दिन टिकट करता है। जाता है स्टेशन, होता कि नहीं। होता। तो ये यहाँ ध्यान देने की बात है। जैसे घड़ी 0:00 बंद करेगी तो नेक्स्ट डे लग जाएगा, दिन बदल जाएगा। अपने यहाँ ऐप में भी ये प्रॉब्लम आई, फिर बाद में रिपोर्टिंग टाइम चेंज करना पड़ा। ये ध्यान रखने की बात है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स इन ए प्रेसिडेंट टाउन, मतलब जिला मुख्यालय जो है, द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ध्यान रखना कि जो कलेक्टर होता है किसके द्वारा अपॉइंटेड है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ ध्यान नहीं हुई है तो क्या आएगा दिमाग में, स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं अपनी ज़िंदगी की रोज की लाइफ में कि कलेक्टर का ट्रांसफर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर ध्यान नहीं दिया यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप स्टेट गवर्नमेंट पे जाने का खतरा रहेगा। टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर द एक्ट इन दैट काउंट। अंडर द एक्ट, अंडर द एक्ट का मतलब इसी एक्ट इसी एक्ट, ये ध्यान रखना। अपने को अगर बोलेगा अंडर द सिविल सर्विस एक्ट, अपने को सिविल सर्वेंट एक्ट अपने को नहीं देना, अपने को किस में जाना, अंडर द माइंस एक्ट 1952 इस पे जाना। अगर ऑप्शन देगा तो ये मान के चलना पड़ेगा अपने को कि ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तब आपने अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो अपने को क्या लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे थे, उसी एक्ट पे हो सकता है वो अपॉइंट किया जाता है। फिर पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, ए पर्सन सेड टू बी एम्प्लॉयड इन माइन हु वर कहते हु वर कहते मैनेजर। सबसे पहला जो आदमी अपॉइंटेड एम्प्लॉयड इन माइन में माना जाएगा वो मैनेजर होगा। मैनेजर को छोड़ना नहीं है, मैनेजर से स्टार्ट करके उसके नीचे के जितने हैं तो सारे लोग पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन आएंगे। क्लियर, मैनेजर एंड बिलो। पहला कंडीशन था वो मैनेजर हो, दूसरा कंडीशन है अपॉइंटेड बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर, तीनों अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजर के नॉलेज में हो ऐसा, वो तीसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी अपॉइंटेड बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर। जैसे अभी आप कंफ्यूज हुए, इससे क्वेश्चन बना कि पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय। अब मैं वहाँ पे तीन ऑप्शन देता हूँ, ओनर, ए, बी, एजेंट, सी, मैनेजर और डी ऑल ऑफ अबव। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया। अगर क्लियर नहीं किए यहीं पे तो फिर आप चले जाओगे मैनेजर, क्योंकि अपन ऊपर मैनेजर पढ़ रहा है यहाँ पर। इसमें अपन ने क्लियर कर पढ़ा था पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। यहाँ भी आर, तीनों में से किसी के द्वारा अपॉइंटेड आदमी है तो वो क्या होगा, पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। आर भी देखो आर है विद द नॉलेज ऑफ द मैनेजर, या फिर मैनेजर के नॉलेज से वो काम कर रहा है। ठीक है, वेदर फॉर वेजेस आर, चाहे पैसे के लिए काम करे या बिना पैसे का। और बिना पैसे काम कौन करता है, कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, जो VT आते हैं ट्रेनिंग के लिए वो बिना पैसे के काम, पर विद नॉलेज ऑफ मैनेजर उनका बी फॉर्म भरा जाता है। नॉलेज ऑफ द मैनेजर कैसे होगा, इसका भी ऐसे जनरली उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए बी फॉर्म है। आज की डेट में क्या उसका नाम हो गया नया, पहले था बी,
आज नए फार्म के नंबर भी याद करने हैं। नया हो गया फार्म ए, फार्म के नंबर चेंज हो गए पूरे, ए बी सी डी बदल गया। पहले ए और बी अलग अलग था, अभी ए वन कर दिया, ए को कंपोजिट कर दिया, का नाम हो गया, बी को क्या हो गया नाम, फार्म ए। पहले हार्डी लगती थी फार्म सी डी और ई में, अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड और ओपन कास्ट, तीनों फार्म मिला के एक फार्म कर दिया गया, फार्म डी। याद रखने के लिए क्या तीन थे, सी डी ई, एक किया तो बीच वाला कर दिया, याद ठीक है। ए बी को एक किया तो पहला वाला कर दिया, ठीक। तो फार्म ए में जो आज अटेंडेंस होती है, सॉरी भरा जाता है आपका डिटेल, और उसमें साइन कौन करता है, मैनेजर। दैट मीन्स नॉलेज ऑफ दी मैनेजर। तो फार्म ए में काम भरे बिना कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। कई बार रिटर्न परमिशन भी लेते हैं लोग मैनेजर से, वो भी विद इन नॉलेज ऑफ दी मैनेजर है, इसलिए उसके नॉलेज के बिना कोई आदमी माइंड में काम नहीं करेगा, ये पर्सनल एम्प्लॉयड माइंड नहीं मानेगा, ठीक। इसके लिए जब हमने देखा विजिटर्स आते हैं सर माइंस में, विजिटर्स आते हैं, वो भी परमिशन ऑफ दी मैनेजर, तो मतलब वो भी एम्प्लॉयड माने जाएंगे। हाँ नहीं, वो विजिटर तो माने जाएंगे, पर इंडेफिनिट के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर उनको कैसी परमिशन दी गई है उसके हिसाब से माना जाएगा। परमिशन में क्या लिखा, विजिटर तो ठीक है, पर विजिटर का कुछ घटना घटने पे उनसे एक स्टेटमेंट लिखाया जाता है। विजिटर अलग है, पर कोई सर्विस इंजीनियर आया छोटी मोटा रिपेयर करने में, वो तो माइन में माना जाएगा। इसलिए नीचे दिया है कि माइन का डेफिनेशन क्या है, आपको देखो नीचे दिया है, मैंने कल जो है कौन कौन माना जाएगा, तो देख लो, आपका जो शंका विजिटर वाला दूर हो जाएगा। इन एनी आप माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग का कोई भी ऑपरेशन, तो माइनिंग के क्या ऑपरेशन है, खदान में कोई भी काम चल रहा है, चाहे लाइट का है, पंपिंग है, एक्सप्रेशन है, कोल निकालने का, सर्चिंग है, एक्सप्लोरेशन है, जो माइन के डेफिनेशन, माइनिंग का कोई भी एक्टिविटीज है, इंक्लूडिंग द कॉन्कोमिनेंट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिनरल अप टू द पॉइंट ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच के पॉइंट तक आपका जो मिनरल जा रहा है वो भी क्या माना जाएगा, माइंस की डेफिनेशन में आएगा, माइनिंग एक्टिविटीज में आएगा, माइनिंग ऑपरेशन या माइनिंग एक्टिविटीज में आएगा। और टोइंग के लिए जो सैंड गैदर करते हैं और उसको सैंड को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं माइन तक, वो ऑपरेशन भी कौन सा ऑपरेशन माना जाएगा, माइनिंग ऑपरेशन। सैंड का लिए गैदर करते हैं जनरली, टोइंग के लिए। बाकी आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बुलाते हैं, वो आप गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, परचेज अलग चीज़ हो गई, परचेज आपके यहाँ आया वो अलग है, आपने गैदर किया लीज लेके वो अलग है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। परचेज में नहीं आएगा वो, अपन जब रूल अभी रेगुलेशन में यहाँ और डिटेल पढ़ेंगे बताऊंगा, परचेज नहीं आएगा, परचेज अलग बात हो गया, और गैदरिंग आप कर रहे हो अलग बात हो गया। यहाँ गैदरिंग वर्ड है, ध्यान रखना, परचेज नहीं है। परचेज कब आएगा, जब आपकी माइन बाउंड्री के अंदर आएगा, तब फिर आपका पहला ये हो गया ऑपरेशन। दूसरा, इन ऑपरेशन आर सर्विसेज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइन, माइन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सर्विस होती है जो माइन की डेवलपमेंट में काम होती है ना। जैसे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव सप्लाई एक सर्विस है ना, सर्विस इंजीनियर आते हैं आपकी मशीनों के लिए, वो सर्विसेज है, वो भी आपके माइन डेवलपमेंट के लिए इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कोई प्लांट का नाम बताओ जो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता हो माइन एक्टिविटीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, CHP वर्कशॉप, ETP है ना। ये जो प्लांट आपके हुए वो कंस्ट्रक्शन है, वो भी माइनिंग ऑपरेशन या माइनिंग एक्टिविटीज में आएगा। बट एक्सक्लूडिंग क्या बोलता है, क्या इसमें नहीं आएगा, वो ध्यान देना है। क्या आएगा तो पता हो गया, और ध्यान देना है क्या नहीं आएगा वो भी। एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग, रोड,
वेल्स कुएं वगैरह एंड एनी बिल्डिंग वर्क नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर माइनिंग, फ्यूचर या अभी के माइनिंग ऑपरेशन से जो कनेक्टेड नहीं है, वो रोड, वो कुएं, वो बिल्डिंग या कुछ और बनाने का काम, वो माइनिंग ऑपरेशन में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? उसको माइनिंग की ऑपरेशन में कनेक्टिविटी होना जरूरी है। इसलिए कॉलोनियाँ जो है रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ वो नहीं वो आएगी। नहीं है। इन ऑपरेटिंग सर्विसिंग, ऑपरेटिंग, अभी ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या है? ऑपरेटिंग, कोई चीज़ को ऑपरेट करना। ऑपरेट मतलब मशीन ऑपरेट होती है, प्लांट ऑपरेट होते हैं। सर्विसिंग, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसका मेंटेनेंस कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, नए पार्ट लगा रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, मेंटेनेंस ठेका लिया, मेंटेन कर रहा है। रिपेयरिंग कर रहा है। एनी पार्ट और एनी मशीनरी यूज्ड इन आर अबाउट द माइन, जो मैंने इसके पहले बता दिया था कि कोई मशीन में ब्रेकडाउन है, बनाने के लिए अपना रिटर्न नहीं करना, बाहर से बुलाए, वो उस पर्टिकुलर डे के लिए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन माना जाए। ठीक, पर वो मशीन कहाँ होनी चाहिए? इन आर अबाउट द माइन। इन द माइन तो समझ में आ गया, अबाउट द माइन का क्या मतलब है? माइन की होना चाहिए। माइन का काम कई बार होता है कि मशीन ब्रेकडाउन है, आप उसको अंदर नहीं जा रहे, उसको बाहर निकाल लो खदान, रिपेयर करो। पर माइन की वो है, अबाउट द माइन है, माइन की है। ठीक है, माइन के बारे में बोला गया, माइन के बारे में मशीन है, तो आपको वो मशीन में जो ऑपरेशन है वो माइनिंग ऑपरेशन या माइनिंग एक्टिविटी माना जाएगा। उसमें जो काम करेगा वो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन माना जाएगा। इन एनी ऑपरेशन विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द माइन ऑफ लोडिंग फॉर डिस्पैच ऑफ, कोई भी ऑपरेशन है जो माइन की प्रीमाइसेस में है, डिस्पैच के लिए मिनरल को लोड करना, वो कैसे होता है? स्टॉक। अगर आपकी प्रीमाइस में स्टॉक है, फुल स्टॉक, तो क्या होगा? वो आपके उसमें जो काम करेगा माइन की डेवलपमेंट हो गया, और जो आदमी वहाँ काम करेगा वो इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, कोई भी आदमी एनी ऑफिस ऑफ माइन करेगा तो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन माना जाएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल पूछता है, आपको पक्का पूछेगा ये वाला क्वेश्चन पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, और देगा यही कि कौन नहीं माना जाए, ये कौन माना जाए। और क्लियर अगर एकदम नहीं हुआ, कंफ्यूजन बहुत होता है, खासकर माइन के ऑफिस में। नॉर्मली क्या लगता है अपने को? और प्रीमाइस से बाहर है। हाँ बोलो। ऑफिस ऑफ द माइन और ऑफिस ऑफ द मैनेजर वो एक ही है, सेम है। मैनेजर का ऑफिस ही तो माइन है। माइन का ऑफिस मतलब ये कि माइन का ऑफिस में तब आ गए, मैनेजर का ऑफिस होता है दूर हो, तब नहीं माना जाएगा। माइन का ऑफिस कैसा होता है? टोकन क्लर्क ऑफिस ऑफ द माइन है। माइन के जो ऑफिस हैं, मैनेजर वाला का मत हो जाओ आप, सेफ्टी ऑफिसर का ऑफिस है, टोकन का ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे ऑफिस होते हैं ना, इसलिए ऑफिस ऑफ द माइन दिया, ऑफिस ऑफ द मैनेजर नहीं दिया। क्लियर? और अपन अंदाज जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन हो सकता हो रहा हो, खासकर तब ज़्यादा होता है जब अपने को लगता है कि माइन से बाहर ऑफिस है, पर पर्सन एम्प्लॉयड है ना, वहाँ के आदमी देखो, एक तो वो अपॉइंटेड बाई ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर है, वहाँ जो काम कर रहे हैं कि नहीं है, वो जो वहाँ काम करते हुए दिन नॉलेज ऑफ द मैनेजर है कि नहीं है ना? ऑफिस ऑफ द माइन ऐसे हुआ ना? क्लियर हुआ? कंडीशन फुलफिल हो रही है ना इसमें? क्योंकि ये सब में आर क्या है, कोई ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तीनों नहीं,
मैंने अभी बताया ना तीनों के हैं, 3 में से तीनों आर लिखा है, तीनों की 3 एक तरह जरूरी नहीं है क्या, तीनों में तो कोई एक, तो आपको एक कंडीशन हुई क्योंकि वहाँ हमने कहा आदमी लगे हुई ना, अपॉइंटेड है, फिर पर्सन कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड है, मैनेजर के नॉलेज में है, फॉर्म में भर रहा है, वो पर्सन एम्प्लॉयड माने जाएंगे। इसमें सिर्फ एक्सेप्शनल दिया कि वो नहीं माने जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सबको मान लो कि माने जाएंगे। कौन कौन स्पेशली हैं जो नहीं माने जो नहीं माने उन जाएंगे, पे ज़्यादा ध्यान देना। जो कॉलोनियों में काम कर रहे हैं वो नहीं माने जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। इन एनी वेलफेयर, अब देखो वेलफेयर में काम कर रहे हैं, हेल्थ, सैनिटरी, हेल्थ में सैनिटरी साफ सफाई और कंजर्वेंसी वो भी उसी से रिलेटेड है ना, सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, ये ध्यान देने की बात है। इस एक्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज है, वेलफेयर है, सैनिटरी और कंजर्वेंसी सर्विसेज जो है वो जो इस एक्ट के अंदर जरूरी हैं, और वॉच एंड वार्ड विद इन द प्रीमाइस ऑफ द, क्लियर हुआ। एक्ट के अनुसार जो आपको वेलफेयर, जो आपको कैंटीन, जो आपको कंजर्वेंसी, जो आपको सैनिटरी, जो आपको वेलफेयर, जो हेल्थ सर्विसेज देनी है, वो हेल्प देने वाले जो लोग हैं वो क्या माने जाएंगे, पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन माने जाएंगे। क्लियर हुआ। वो कहाँ काम कर रहे हैं उससे कोई लेन देन नहीं, दिमाग में आया, क्लियर। एंड वॉच एंड वार्ड, जो लोग अपनी चौकीदारी काम करते हैं, कहाँ, विद इन द प्रीमाइस ऑफ द माइन, माइन की प्रीमाइस में होना चाहिए। जब माइन की डेफिनेशन पढ़ेगा तो और क्लियर होगा। विद इन द माइन की प्रीमाइस में जो लोग वॉच एंड वार्ड का काम कर रहे हैं वो भी क्या माने जाएंगे, कौन नहीं माना जाएगा, लिखा है एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया में जो लोग वॉच एंड वार्ड का काम कर रहे हैं वो नहीं माने जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर सिंपल पूछेगा कि कहाँ के वॉच एंड वार्ड का काम करने वाला नहीं माना जाएगा, तो रेसिडेंशियल एरिया वाला नहीं माना जाएगा। खदान में जो लोग वॉच एंड वार्ड का काम कर रहे हैं वो पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन माने जाएंगे। क्लियर हुआ। और इन एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी प्रकार का वाट तो है जो भी हो, विच इज प्रिपेटरी, कई बार होता है शुरुआत होती है प्रिपेटरी से, आधा काम शुरुआत काम कोई करेगा, फिर आगे काम कोई और करेगा, छोटा सा वो लोग ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, उस प्लेटफॉर्म पे आपने पंप बिठाया है ना, उन्हें पंटून बना के दिया, आपने पंटून में पंप बिठाया। प्रिपेटरी और इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मतलब घटनावश होता है, स्थिति परिस्थिति जन्य होता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो काम करना पड़ रहा है। और कनेक्टेड विथ माइनिंग, कोई भी काम ये 3 होगा, कनेक्टेड विथ माइनिंग होगा, इंसिडेंटल होगा माइनिंग से, या माइनिंग काम के लिए माइनिंग ऑपरेशन का प्रिपेटरी वर्क होगा, वो भी क्या माना जाएगा, उसमें जो काम कर रहा है वो लोग क्या माने जाएंगे। एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक ताबेल आती है बाहर, टुकड़े टुकड़े में आती है, उसको अपन ले जाकर खड़ी करते हैं, इरेक्शन, तो इरेक्शन का वर्क काय के लिए है, प्रिपेटरी वर्क हो गया। ताबेल काय के लिए बना रहे, ताबेल माइन डेवलपमेंट के लिए, माइन ऑपरेशन के लिए, कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन हो गया। तो जो ताबेल के वो इरेक्शन में काम कर रहे लोग वो क्या माने जाएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ तक इतना डिटेल आपको है। अब आपको इसको 2, 3, 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और रटना, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा रट के याद करना संभव नहीं है।
कि कहीं छोटा भी चूक गया तो फिर आप वहीं आगे की लाइन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब रिटर्न नहीं है। रिटर्न होता था अपन याद करते, अब अपने को समझना है। समझने का मतलब है धीरे धीरे पढ़ना, टाइम लगेगा एक बार, और दूसरी रीडिंग में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो इंस्पेक्टर का भी दिया। इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स ए डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हुआ? इसमें एक डिफरेंस है। आपको क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आदमी मिल गया इंस्पेक्टर के नाम पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी इंस्पेक्टर है एज पर एक्ट, पर पावर में डिफरेंस है थोड़ा, आगे पढ़ेंगे डिटेल में जाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब माना जाएगा? देखो, व्हेन एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्टर which is empowered by this act to exercise or perform। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, पर जिस एक्ट में जो इंस्पेक्टर को पावर दिए हैं या जो इंस्पेक्टर को ड्यूटीज बताई गई हैं, वो ड्यूटी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है या वो पावर का यूज कर रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर। क्लियर हुआ? इस एक्ट में जो पावर है, हमेशा नहीं, वो जिसमें क्या पावर है मुझे पढ़ेंगे बताओ। तो ये क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। चीफ इंस्पेक्टर में ज़्यादा नहीं दिया था, दे दिया था सिर्फ जो इस एक्ट के अंदर आया, और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा उसको जोड़ा है। तो कभी कभी आ भी सकता है कि इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देगा और आप उसको कट कर दोगे, लिख देगा, उसमें आपको कंडीशन अगर दिया है तो लगता कंडीशन दे देना, तो आपको इसमें उसको इंक्लूड करना है। जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा तो माना जाएगा।